नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावंत। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। 4 जून को यानी आज से ठीक 40 दिन बाद लोकसभा चुनाव के नतीजे आने हैं। दूसरे चरण के लिए कल वोट डाले जाएंगे, लेकिन चर्चा 5वें चरण तक की अब होने लगी है। दरअसल 5वें चरण में रायबरेली में चुनाव होना है और खबर आ रही है कि कांग्रेस यहां से प्रियंका गांधी को तो बीजेपी वरुण गांधी को चुनाव लड़वाने की तैयारी कर रही है। इन अटकलों पर वरुण गांधी का क्या स्टैंड है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। इसके साथ ही बात करेंगे कन्नौज की, जहां से अखिलेश यादव ने आज नामांकन भर दिया। कन्नौज के मैदान में उतरकर अखिलेश यादव ने क्या मैसेज दिया है, इसका कितना असर होगा, यह भी आपको बताऊंगा। और बात होगी बिहार की, जहां सिंगर पवन सिंह ने बीजेपी के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। पवन सिंह अगर पीछे नहीं हटते हैं तो बीजेपी को क्या नुकसान होगा, इसका आज पूरा विश्लेषण करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात राहुल गांधी के बयान पर, प्रधानमंत्री के उस पलटवार की जिसकी गूंज दूर तक सुनाई देने वाली है, क्योंकि सवाल बयानबाजी की भाषा से जुड़ा है। पहले कांग्रेस ने पीएम मोदी पर भाषा की मर्यादा तोड़ने के आरोप लगाए थे। अब राहुल गांधी के बयान के बाद मोदी ने इसे एक कामदार को नामदार की ठोकर करार दे डाला है। आपको पता है वे नामदार है, हम तो कामदार हैं। और नामदार तो कामदार को सदियों से ऐसे ही गाली गलौज करते आए हुए हैं, ऐसे ही ठोकर मारते आए हुए। 5 बरस बाद चुनावी जंग ने फिर से नामदार बनाम कामदार वाला टर्न ले लिया है। वजह है राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला और इस भाषा पर प्रधानमंत्री का जवाबी पलटवार। जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही उसको डर लगता है वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा। मेरी करबद्ध प्रार्थना है, इन नामदारों को कुछ मत कहो। हम कामदार सहन करने के लिए पैदा हुए, हम सहन करेंगे। राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री मोदी का ये वो तीखा तंज है जो विपक्षी खेमे में अब खलबली का सबब है, क्योंकि मोदी ने सैम पित्रोदा की तरफ से आए विरासत टैक्स वाले बयान को अब सीधे सीधे राहुल गांधी की सोच से जोड़ दिया है। कांग्रेस कुर्सी के लिए छटपटा रही है। आजकल शाही परिवार के शहजादे पूरे देश में बढ़ चढ़ करके कह रहे हैं, अब आपकी संपत्ति का एक्सरे होगा, एक्सरे। इनके मंसूबे सफल नहीं होंगे, ये मोदी की गारंटी है। कांग्रेस इसे प्रधानमंत्री की बौखलाहट बता रही मुद्दे से भटकाने की कोशिश करार दे रही है। 400 पार के नारा छोड़ दिया और अपनी 56 इंच की छाती को मोदी की गारंटी बोलने भी छोड़ दिया। और इतने भौकलाए गए हैं, खुलेआम ध्रुवीकरण की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बीच फिर से मंगलसूत्र वाला चैप्टर चर्चा में है। पीएम मोदी ने मंगलसूत्र का हवाला दोबारा दिया तो कांग्रेस ने भी पलटवार में हदों की परवाह नहीं की। मंगलसूत्र हो, छोटा मोटा सोना चांदी का गहना हो, इसे पवित्र माना जाता। कांग्रेस उसे जब्त करके अपनी वोट बैंक मजबूत करने के लिए इसे बांटने की सार्वजनिक घोषणा कर रही है, मैनिफेस्टो में बता रही है। बताएं किस पन्ने पर हमने धन पुनर्वितरण का जिक्र किया है। हमने कहा है कि हम मंगलसूत्र लेंगे निम्न मध्य वर्गों परिवारों से और किसी और को मंगलसूत्र पहनवाएंगे। जो व्यक्ति मंगलसूत्र का सम्मान नहीं किया है अपने जीवन में, आज वो मंगलसूत्र के बारे में बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया कि जब खुद की विरासत में मिली संपत्ति को बचाने की बात आई थी तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने विरासत टैक्स को ही खत्म कर दिया था और अब नए सिरे से इसे मुद्दा बनाया जा रहा है। देखिए, विरासत टैक्स पर बहस के बीच में प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया कि जब खुद पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सामने विरासत टैक्स चुकाने की नौबत आई तो उनकी सरकार ने इस टैक्स को ही खत्म कर दिया। ऐसे में इस टैक्स का इतिहास क्या है, यहां यह जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है। 1953 में संसद ने स्टेट ड्यूटी डेथ टैक्स एक्ट पास किया था।
इसके तहत संपत्ति के मालिक की मौत के बाद संपत्ति जिस भी व्यक्ति को मिलती थी उसके लिए चल अचल संपत्ति के साथ ही खेती की जमीन की कीमत पर टैक्स चुकाने का प्रावधान था। टैक्स तभी वसूला जाता था जब विरासत में मिली प्रॉपर्टी की कीमत तय मूल्य की सीमा से ज्यादा होती थी। विरासत में मिली संपत्ति का आकलन बाजार कीमत के आधार पर होता था। 1960 में इस कानून में संशोधन किया गया। इससे ओडिशा, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर की संपत्ति इस एक्ट के दायरे से बाहर हो गई। एस्टेट ड्यूटी डेथ टैक्स कानून में 1968, 1982 और 1984 में भी बदलाव किया गया। बाद में विरासत में मिली 20 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति पर टैक्स 85% तक पहुंच गया। 1985 में राजीव गांधी सरकार ने इस टैक्स से होने वाली कमाई को इसे लागू करने के प्रशासनिक खर्च से ज्यादा बताया। इसे आधार बताते हुए 1985 में तत्कालीन वित्त मंत्री वीपी सिंह ने टैक्स को खत्म करने की घोषणा की। मौजूदा समय में विरासत में मिली संपत्ति पर कोई टैक्स नहीं है। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर जबरदस्त सियासी घमासान छिड़ा है। सूत्र बता रहे हैं कि राहुल और प्रियंका 1 मई के आसपास अमेठी और रायबरेली से नामांकन भरने वाले हैं। लेकिन सवाल अब इससे आगे का है। जी हां, अमेठी में तो राहुल गांधी के सामने स्मृति ईरानी मजबूती के साथ खड़ी है। पिछले चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल को करीब 55,000 वोटों से हराया था। लेकिन बीजेपी की मुश्किल रायबरेली को लेकर है। अगर प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ती हैं, तो बीजेपी किसे अपना प्रत्याशी बनाएगी? क्योंकि 2014 हो या 2019, मोदी लहर में भी यह सीट बीजेपी नहीं जीत पाई थी। रायबरेली को लेकर दिल्ली में आए दिन मंथन हो रहा है। ताजा हालात को देखते हुए बीजेपी ने एक आंतरिक सर्वे भी करवाया है, सूत्र ये बता रहे हैं। इस सर्वे के बारे में मैं आपको बताता हूं कि ये किस तरह का सर्वे है। देखिए, बीजेपी ने अपने इस सर्वे में 5 से 6 नेताओं का नाम रखा था। मुद्दा यह था कि रायबरेली में प्रियंका गांधी के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार कौन होगा। इस लिस्ट में कुछ नेता यूपी के थे तो कुछ यूपी के बाहर से भी थे, जिनकी छवि फायर ब्रांड नेता की है। और सूत्र बता रहे हैं कि इसमें जो सबसे मजबूत नाम निकल कर आया वो वरुण गांधी का नाम रहा। वरुण गांधी 2019 में पीलीभीत से चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार उन्हें पीलीभीत से टिकट नहीं दिया गया। अब बीजेपी चाहती है कि वरुण गांधी रायबरेली से चुनाव लड़े। सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने इस मुद्दे पर वरुण गांधी से भी बात की है और वरुण ने इस पर फैसला लेने के लिए समय मांगा है। हालांकि वरुण गांधी की तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं आया, लेकिन रायबरेली में नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 3 मई है। ऐसे में वरुण गांधी के पास फैसला लेने के लिए ज्यादा वक्त भी नहीं है। वैसे भी जब से वरुण गांधी का पीलीभीत से टिकट कटा है, वो बिल्कुल चुप हैं, ना तो मीडिया के सामने आए हैं और ना ही सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट किया है। ऐसे में उनकी खामोशी भी कई तरह के सवाल उठाती है। यहां एक सवाल बीजेपी के मिशन रायबरेली को लेकर भी है। आखिर बीजेपी इस सीट पर इतना फोकस क्यों कर रही है? इसकी कुछ वजह मैं आपको बताता हूं। देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह प्रियंका गांधी है, जो उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक एक्टिव रही। पिछले विधानसभा चुनाव में प्रियंका यूपी से कांग्रेस की प्रभारी थी। हालांकि रिजल्ट अच्छा नहीं रहा। अब अगर रायबरेली से प्रियंका चुनाव जीत जाती है तो यूपी में कांग्रेस को नया नेतृत्व मिल सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर भी एक बड़ा चेहरा उभर कर सामने आ सकती है संगठन के लिहाज से। बीजेपी को लगता है कि अगर रायबरेली में प्रियंका को रोकना है तो वरुण ही सबसे धारदार हथियार हो सकते हैं। लेकिन यह तभी हो सकता है जब वरुण गांधी खुद रायबरेली से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो। उधर राहुल और प्रियंका को लेकर यूपी का सियासी माहौल एक बार फिर गर्मा रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रियंका गांधी भले लंबे वक्त से रायबरेली ना गई हो, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भले रायबरेली की एक भी सीट न जीती हो, लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर माहौल गर्म है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता यही चाहता है कि प्रियंका रायबरेली से चुनावी डेब्यू करें और राहुल एक बार फिर अमेठी से ताल ठोके। The Gandhi family, which has that seat for a very long time, should keep that seat, contest electoral, but 2 seats I don't know, but I have been also requesting them, they should be a part of this electoral politics. रायबरेली और अमेठी में 26 अप्रैल से नामांकन शुरू हो जाएंगे। कांग्रेस ने भले ही अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया, लेकिन इन दोनों ही सीटों पर सिर्फ और सिर्फ राहुल और प्रियंका के नाम की ही चर्चा है। उनकी परंपरागत सीट रही है, पारिवारिक सीट रही है,
तो उन्हें निश्चित रूप से यहाँ से लड़ना चाहिए और अमेठी विजयी बनाएगी। राहुल गांधी के नामांकन करने से स्मृति ईरानी जी के लिए समस्या बन जाएगी बहुत तगड़ी, क्योंकि राहुल गांधी जी जब आएंगे यहाँ चुनाव लड़ने के लिए, इस चुनाव में एक उबाल आ जाएगा। रायबरेली और अमेठी की तस्वीर साफ होने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। तैयारी अगर कांग्रेस की है तो पलटवार के इंतजार में बीजेपी भी तैयार है। अगर ये बहन भाई को हराने का मजा मिल जाएगा, अखिलेश यादव जी को हराने का मजा मिल जाएगा, उसका तो इंतजार भाजपा का एक एक कार्यकर्ता कर रहा है। कांग्रेस के एक एक कदम पर बीजेपी की पैनी नजर है। स्मृति ईरानी ने तो यहाँ तक कह दिया कि राहुल और प्रियंका अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन भी करेंगे। ये वही राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा हैं जिन्होंने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को ठुकरा दिया, और आज जब उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की बारी आई है तो हमारे आराध्य याद आए। अमेठी और रायबरेली दोनों ही सीटें गांधी परिवार का गढ़ मानी जाती रही हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने अमेठी के सियासी किले को ध्वस्त कर दिया था और अब तैयारी रायबरेली की है। देखिए, बीजेपी को लगता है कि रायबरेली में अगर कमल खिलाना है तो वरुण गांधी इस सीट के लिए सबसे मजबूत हथियार हो सकते हैं। इसकी कुछ खास वजह है। पहली वजह यही है कि वो गांधी परिवार से संबंध रखते हैं, और दूसरी वजह वरुण गांधी का सियासी ट्रैक बहुत मजबूत रहा है। बीजेपी ने 2014 में वरुण गांधी को सुल्तानपुर लोकसभा सीट से लड़ाया था। यह ऐसी सीट थी जहां बीजेपी 1998 के बाद कभी नहीं जीती थी। 2009 में गांधी परिवार के करीबी संजय सिंह सांसद सुल्तानपुर से बने थे। तब वरुण गांधी पीलीभीत से सांसद थे, लेकिन बीजेपी उन्हें पीलीभीत से सुल्तानपुर लाई और उन्होंने सीट पर बीजेपी का सूखा खत्म कर दिया था। सुल्तानपुर का मिशन सफल हुआ तो बीजेपी एक बार फिर वरुण गांधी को 2019 के चुनाव में पीलीभीत लेकर गई। इस चुनाव में वरुण गांधी ने 2.5 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। अब अगर रायबरेली का पिछला लोकसभा चुनाव देखें तो सोनिया गांधी की जीत के अंतर में कमी आई थी। बीजेपी को लगता है कि जिस तरह से अमेठी में उसने भगवा लहराया, उसी तरह वरुण गांधी के सहारे रायबरेली फतेह किया जा सकता है। हालांकि यह फैसला वरुण गांधी को करना है कि वो यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं या फिर नहीं। माना जा रहा है कि कुछ दिन के भीतर ही वरुण गांधी अपना फैसला भी बता सकते हैं। लेकिन कन्नौज में आज अखिलेश यादव ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। जी हां, यूपी में गंगा किनारे के अब 2 मुकाबलों पर सबकी नजर टिकी रहेगी। एक मुकाबला काशी में होगा तो दूसरा कन्नौज में। काशी से पीएम मोदी चुनाव लड़ेंगे तो कन्नौज में आज अखिलेश यादव मैदान में उतर आए। उन्होंने उम्मीदवारी का पर्चा भर दिया। अखिलेश का मुकाबला बीजेपी के सुब्रत पाठक से है, जो पिछली बार यहां से डिंपल यादव को हरा चुके हैं। जो लोकसभा के स्थान भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ हूं। कोई भी मैदान में उतर आए, मुझे पता है भारतीय जनता पार्टी अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। अब उसे चुनाव लड़ने लायक नहीं, उसे भेजना चाहिए पागल खाने में। मैच भारत और पाकिस्तान के जैसा होगा। न वो बॉल फेंक पाएंगे, न बैट घुमा पाएंगे। अगर पहली बॉल पे छक्का न मारा तो हम समाजवादी लोग नहीं हैं। अलग अलग सीटों पर उम्मीदवार बदलते रहे अखिलेश यादव ने आखिरकार अपना मन बदला। जनता की आवाज बताकर कन्नौज पहुंच गए। लाव लश्कर के साथ पहुंचे अखिलेश यादव ने कन्नौज सीट से पर्चा दाखिल किया और राम मनोहर लोहिया के समाजवाद को याद करते हुए जीत का दावा कर दिया। बड़ी संख्या में यहाँ के लोगों की भावना ये थी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से मुझे चुनाव लड़ाया जाए। मैं जनता का आभार प्रकट करता हूँ, यहाँ के अपने कार्यकर्ता साथी जिन्होंने मुझे इस बात के लिए कहा कि आपको कन्नौज में दोबारा एक बार फिर लड़ना चाहिए। मुझे उम्मीद है यहाँ की जनता का मुझे आशीर्वाद मिलेगा। कन्नौज सीट समाजवादी पार्टी का किला कही जाती है। 1998 से 2014 तक यानी 16 साल में 15 साल ये सीट मुलायम परिवार के ही पास रही। लेकिन बीजेपी के सुब्रत पाठक ने 2019 में डिंपल को मात देकर यहां 18 साल बाद एक बार फिर कमल खिला दिया और इस बार अखिलेश को ललकार रहे हैं। अगर यहाँ पर अखिलेश जी किसी को भेजा ही था तेज प्रताप को, समझ में आ गया उनको, हमने पहले ही कहा था। तो अगर तेज प्रताप के साथ ये मैच होता तो मैच भारत और नेपाल की क्रिकेट टीम के जैसा होता, लेकिन अब मैच भारत और पाकिस्तान के जैसा होगा और जीतना भारत को ही है।
जो पहलवान हारने लगता है फिर वो छटपटाता है, वो भागता है, फिर इसी तरह के काम करता है जो तो आप बता रहे हो। अरे भाई, कन्नौज से क्या लेना देना भारत पाकिस्तान का। इस बहस के बीच मुलायम परिवार की बीजेपी नेता अपर्णा यादव क्या कह रही हैं, ये देखना, ये सुनना भी दिलचस्प है। इनके बड़े नेताओं ने यह तय किया है अब, क्योंकि उनको पता है कि वो मोदी जी से उनको भय है, तो अब वो सारे बड़े नेताओं को अपने उतार रहे हैं चुनाव में। उस तहत जो है इन्होंने भी अपना नामांकन भरा है और प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। कोई भी मैदान में उतर आए जो है, मुझे पता है भारतीय जनता पार्टी अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और बनाने जा रही है। कन्नौज का चुनावी इतिहास देखें तो पलड़ा अखिलेश के पक्ष में दिखाई देता है, लेकिन 2019 में वही बदलाव की बयान के बाद अटकलों की दावेदारी जोखिम भरी नजर आती है। आखिरी फैसला अब वोटरों के हाथ में है। देखिए, अखिलेश यादव के नामांकन ने कन्नौज की चुनावी लड़ाई को रोमांचक बना दिया है और जिस तरह अचानक इसका ऐलान हो गया वो भी हैरान करने वाला रहा। हालांकि बात सिर्फ अखिलेश की नहीं है। मैं आपको बता चुका हूं कि कांग्रेस अमेठी सीट से राहुल गांधी को और रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा को चुनाव लड़ा सकती है। सवाल है कि इंडिया गठबंधन के इन सारे बड़े नेताओं को अचानक उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने की वजह क्या है, यह समझना बेहद जरूरी है। देखिए, खुद आगे रहकर यह संदेश देने की भी कोशिश है कि दिग्गज अपना गढ़ नहीं छोड़ेंगे और खुद आगे रहकर चुनाव में दो हाथ करेंगे। यह रणनीति बताती है कि मजबूत जमीन पर जीत सुनिश्चित करने की तैयारी है। यह संदेश देने की कोशिश भी हो रही है कि कार्यकर्ताओं की पसंद की अनदेखी हरगिज नहीं होगी। इसे चौंकाने वाला दाव भी कहा जा रहा है कि विरोधियों को चुनौती देने की रणनीति के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। मतलब यह कि इंडिया अलायंस अपने वोटर्स को बड़ा चुनावी संदेश देने की कोशिश कर रहा है। देखिए, कल लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का रण है। इस चरण में बिहार की 5 सीटें भी हैं, जिसमें सबसे चर्चित सीट पूर्णिया है। पूर्णिया ऐसी लोकसभा सीट है जहां पप्पू यादव के निर्दलीय चुनाव लड़ने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है और तेजस्वी यादव ने इस सीट पर लगातार चुनाव प्रचार करके इस लड़ाई को और रोमांचक बना दिया है। अब आपको 2 तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए, कल शाम 5 बजे पूर्णिया में चुनाव प्रचार थम गया था। ये दोनों तस्वीरें उसके बाद की हैं। पहली तस्वीर तेजस्वी यादव की है जो बेफिक्र होकर क्रिकेट के मैदान पर बल्लेबाजी करते दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तस्वीर पप्पू यादव की है जो आज धरने पर बैठे दिखाई दिए। पप्पू यादव ने पुलिस अधिकारियों पर परेशान करने का आरोप लगाया। दरअसल पप्पू यादव बिना अनुमति के गाड़ी में घूम रहे थे, तभी पुलिस से उनका सामना हो गया और पुलिस ने उनकी गाड़ी की चेकिंग शुरू कर दी। चेकिंग के दौरान पुलिस को 5,000 रुपए कैश और कुछ पर्चे भी मिले। पूर्णिया की लड़ाई इस वजह से बड़ी हो गई है क्योंकि दोनों नेताओं ने इसे स्वाभिमान का मुद्दा बना लिया है। तेजस्वी यादव तो यहां तक कह चुके हैं कि अगर वोट इंडिया गठबंधन को नहीं दिया तो वोट एनडीए के खाते में चला जाएगा। बहरहाल बढ़ते हैं आगे और अब रुख करते हैं एक और अगली खबर का। बात करते हैं वाराणसी, जिसकी पूरे देश में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से 2 बार चुनाव जीत चुके हैं, तीसरी बार चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनकी इस दावेदारी को चैलेंज करने के लिए बीएसपी से लेकर ओवैसी तक सबने पूरी ताकत लगा दी। देश की सबसे हॉट सीट वाराणसी में चुनाव 7वें चरण में होगा, लेकिन दिग्गजों ने दूसरे फेज की वोटिंग से पहले ही डेरा डाल दिया है। हैदराबाद से ओवैसी, बीएसपी के नंबर 2 आकाश आनंद और गृह मंत्री अमित शाह, तीनों की मौजूदगी ने पूर्वांचल का सियासी पारा चढ़ा दिया। बीजेपी की चुनावी तैयारियों को धार देने के लिए वाराणसी पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इलेक्शन ऑफिस का उद्घाटन किया और काशी के कोतवाल काल भैरव के दरबार में पूजा की। 2014 से 2024 का एक कालखंड जब भी देश का इतिहास लिखा जाएगा, नरेंद्र मोदी जी के 10 साल सुवर्ण अक्षरों से लिखे जाएंगे। राम मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, धारा 370 हटाना नरेंद्र भाई ने किया है। अमित शाह वाराणसी से तेलंगाना पहुंचे तो हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी वाराणसी पहुंच गए। अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल के साथ रैली की।
काशी में ओवैसी बीजेपी को ललकार रहे थे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस वली उल्लाह समीर को हैदराबाद का टिकट थमाकर मुकाबला त्रिकोणीय बना चुकी है, जिसमें एक तरफ ओवैसी है, दूसरी तरफ कांग्रेस है और तीसरे मोर्चे पर बीजेपी डटी है। लोग डराकर, आम आदमी को कुचलकर वर्षों तक राजनीति करते रहे। अब उनकी पतंग कटने का टाइम आ गया, कमल खिलने का समय आ गया। काशी यात्रा से ओवैसी को पूर्वांचल में कितना फायदा होगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन हैदराबाद का उनका किला मुश्किल में जरूर पड़ सकता है। आजकल इस शाही परिवार के शहजादे पूरे देश में बढ़ चढ़ कर के कह रहे हैं, अब आपकी संपत्ति का एक्सरे होगा, एक्सरे। अब जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। मंगलसूत्र हो, छोटा मोटा चांदी या सोना चांदी का गहना हो, कांग्रेस उसे जब्त करके उसे बांटने की सार्वजनिक घोषणा कर रही है, मैनिफेस्टो में बता रही है। उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही उसको डर लगता है, वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा, तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठ बोल रहा है, मगर इस बार नहीं निकल पाएगा। तो भाई, मैं तो आप में से आता हूं, गरीबी से निकला हूं। अगर 5-50 गालियां पड़ जाएगी तो पड़ जाएगी, आप गुस्सा मत कीजिए। क्या राहुल गांधी के ये बोल उनके लिए सेल्फ गोल साबित होंगे? यह सवाल इसलिए क्योंकि मंगलसूत्र और संपत्ति पर कब्जे के आरोपों वाली लड़ाई अब अपमान के मुद्दे पर आ चुकी है। कल दूसरे चरण के लिए मतदान होना और मतदान से पहले गाली देने का मुद्दा जोर पकड़ चुका है। महाराष्ट्र के सोलापुर में राहुल गांधी ने जिस तरह से मोदी के लिए बयान दिया, उसके बाद राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। बीजेपी हमला कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाली को गहना बना लेने के अंदाज में राहुल की बात का जवाब दे रहे हैं। कांग्रेस के शहजादे अब आजकल वो जरा इतने चिंतित है कि आए दिन उनको मोदी का अपमान करने में मजा आता है। महाराष्ट्र के सोलापुर में दिए राहुल गांधी के बयान का जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के मुरैना में दिया। मोदी के लिए भला बुरा कहना उनको मजा आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के बीच चुनावी जंग के नए अध्याय की शुरुआत महाराष्ट्र के सोलापुर से ही हुई थी। राहुल गांधी बुधवार शाम को सोलापुर में एक चुनावी रैली के लिए मौजूद थे। मेरा प्रोग्राम लेट चल रहा है, आपको कष्ट हुआ थोड़ा, इसके लिए मैं शुरुआत में ही माफी मांगता हूं आपसे। करीब 30 मिनट के अपने भाषण में राहुल गांधी ने उन तमाम मुद्दों पर बात की जो उनके चुनावी कैंपेन का अहम हिस्सा बना हुआ है। जितना पैसा 22 लोगों के पास है, उतना ही पैसा 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है। एक तरफ नरेंद्र मोदी के 22 मित्र और दूसरे तरफ 70 करोड़ हिंदुस्तानी, दोनों के पास एक ही जितना धन है। मिनट पर जब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला करना शुरू किया तो वो उन्हें सम्मान के साथ संबोधित कर रहे थे। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान को अन्याय का कैपिटल बना दिया है। नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है।
घबराए हुए हैं, डर गए हैं, क्योंकि जानते हैं कि इलेक्शन हाथ से जा रहा है, तो घबराहट में हैं, तो एक के बाद एक झूठ बोल रहे हैं। लेकिन भाषण खत्म करने से चंद मिनट पहले जब राहुल गांधी दोबारा पीएम का नाम लेकर हमला कर रहे थे तो उनका लहजा बदल चुका था और सम्मान वाले संबोधन भी नदारद हो चुके थे। जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। जैसे ही उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही उसको डर लगता है, वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा, तो एक के बाद एक झूठ बोल रहा है। मगर इस बार नहीं निकल पाएगा। सोलापुर में राहुल गांधी का ये बयान मोदी के अपमान के तौर पर सामने आया। सोशल मीडिया से लेकर पॉलिटिकल कॉरिडोर तक चर्चा शुरू हो गई और फिर मोदी ने अपने जाने पहचाने अंदाज में जवाब दिया। कुछ लोग बहुत दुखी हो जाते हैं कि मोदी जी को ऐसा क्यों बोला, देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा का क्यों प्रयोग किया। वे नामदार है, हम तो कामदार है। और नामदार तो कामदार को सदियों से ऐसे ही गाली गलौज करते आए हुए हैं, ऐसे ही ठोकर मारते आए हुए। तो भाई, मैं तो आप में से आता हूं, गरीबी से निकला हूं। अगर 5-50 गालियां पड़ जाएगी तो पड़ जाएगी, आप गुस्सा मत कीजिए। मुरैना की जनता के सामने मोदी ने कहा कि राहुल गांधी चिंता में हैं, इसलिए उनका अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस के शहजादे अब आजकल वो जरा इतने चिंतित है कि आए दिन उनको मोदी का अपमान करने में मजा आता है। मोदी के लिए भला बुरा कहना उनको मजा आ रहा है। इधर राहुल गांधी के मुंह से यह बात निकली और उधर बीजेपी ने इस मुद्दे को झट से लपक लिया और चौतरफा हमले शुरू हो गए। क्यों पहली बार बोल रहे हैं क्या कहा था उन्होंने संसद में? जब मैं संसद में बोलूंगा तो मोदी जी डर कर भाग जाएंगे। ये क्या हो गया राहुल गांधी को? राहुल गांधी वो बोलते क्या हैं, लोग हंसते हैं उनकी बात पे। उनका जो स्तर है वह दिन ब दिन घटता जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे उनको दीवार पर लिखा हुआ दिख रहा है कि वे चुनाव हार रहे हैं और कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है, इसलिए उनकी भाषा का स्तर गिरता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने आज से नहीं, सोनिया गांधी जी के मौत के सौदागर टिप्पणी से लेकर आज तक प्रधानमंत्री जी के ऊपर सिर्फ निजी टिप्पणियां ही की है और बहुत नीचे स्तर के शब्द प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लगातार यूज करते आए हैं। अभी मंगलसूत्र और संपत्ति टैक्स को लेकर कांग्रेस सवालों में घिरी हुई थी। राहुल गांधी ने एक तीसरी फुल टॉस गेंद डाली। प्रधानमंत्री मोदी गाली को गहना बनाकर चुनाव में उसे भुनाने के माहिर माने जाते हैं। 2014 का लोकसभा चुनाव हो या फिर 2019 का, मोदी के खिलाफ की गई टिप्पणी कांग्रेस को हमेशा भारी पड़ी है। अब बीजेपी इस चुनाव में भी मर्यादा की लक्ष्मण रेखा लांघने का आरोप लगाकर कांग्रेस को घेर रही है और कांग्रेस सफाई दे भी रही है। मैं डेली 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूं। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। आपकी गाली मेरे लिए गहना है। राजनीति के मैदान में नेता के पास बयान ही उसका हथियार होता है और बयान ही उसका कवच और ढाल होता है। बयानों को अपने हिसाब से कैसे इस्तेमाल करना है, ये प्रधानमंत्री मोदी से बेहतर कोई नहीं जानता। और ताज्जुब इस बात का है
कि जब बाउंसर देने पर मोदी छक्का ही मारेंगे तो कांग्रेस ऐसा मौका देती ही क्यों है। आपने देखा होगा पहले जो 2 गाली देते थे वो 20 गाली दे रहे हैं, जो पहले 5 गाली देते थे वो आज मोदी को 50 गाली दे रहे हैं। ये गालियां मैं खाता हूं आपके लिए, ये नफरत मैं झेलता हूं आपके लिए। वो साल 2014 था जब मोदी ने न सिर्फ राष्ट्रीय राजनीति में एंट्री की थी बल्कि प्रधानमंत्री दावेदार के तौर पर वो चुनाव लड़ रहे थे। और उसी वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने बड़े ही भरोसे के साथ मोदी को चाय वाला कहकर संबोधित किया था और कहा था कि वो कभी सत्ता में नहीं आएंगे। इनके साथ कुछ दल जुड़ने को तैयार होंगे शायद, लेकिन जबकि मोदी का मुंह देखते हैं वो कहते हैं कि इस बीजेपी से हम हर हालत में हाथ नहीं जोड़ेंगे। इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन यहाँ आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। इस हमले को बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल किया और इसे देश के हर गरीब के अपमान से जोड़ दिया। मोदी ने मंच से कहा कि हाँ मैं चाय वाला हूँ। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। गली नुक्कड़ चौक चौराहों तक चाय पर चर्चा शुरू हो गई और 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ मोदी देश की सत्ता में आए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। माना गया कि कैसे कांग्रेस का एक ताना पूरी पार्टी की हार की नींव डालने का काम कर गया था। दूसरा उदाहरण कांग्रेस के सेल्फ गोल के तौर पर दूसरा उदाहरण 2017 के गुजरात विधानसभा चुनावों के दौरान देखने को मिला, जब कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नीच जैसे शब्द का इस्तेमाल किया और खुद कांग्रेस के नेताओं ने माना कि मणिशंकर अय्यर के इस बयान की वजह से कांग्रेस को भारी खामियाजा उठाना पड़ा। कांग्रेस ने मणिशंकर अय्यर को इस बयान के लिए पार्टी से सस्पेंड भी कर दिया था, लेकिन डैमेज तो हो चुका था। बीजेपी ने चुनाव जीत लिया था। तीसरा उदाहरण पहले नारा चलता था, आपको याद होगा, मोदी जी स्टेज पे होते थे, उनके वहां पे 10-15 लोग खड़े होते थे, कहते थे अच्छे दिन। वो जनता कहती थी आएंगे। दिल्ली में कोई भी आपको मिल जाए बस ये शब्द कहना, चौकीदार। चौकीदार जैसे भी कहना है आप चौकीदार बोलो, दूसरे साइड से पता लगेगा चोर है। 2014 के बाद आया 2019 का लोकसभा चुनाव, जब राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का नारा दिया। राहुल गांधी के इस हमले के जवाब में प्रधानमंत्री मोदी मैं भी चौकीदार लेकर आए थे। आप आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। राजनीति में नारों की बहुत अहमियत होती है, ये जिताने में अहम भूमिका निभा सकते हैं और अगर उल्टे पड़ जाएं तो गले की फांस भी साबित हो सकते हैं। लेकिन 2019 के नतीजों ने बताया कि कांग्रेस ने शायद इस बात को गंभीरता से नहीं लिया था। नतीजा 2019 में एक बार फिर बीजेपी ने पूरी ताकत के साथ सत्ता में वापसी की। चौथा उदाहरण नरेंद्र मोदी के औकात बताएगा कि नरेंद्र मोदी कांट बी कंपेयर विद सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने इस देश को आज का हिंदुस्तान बनाया, अच्छे अच्छे बड़े राजा रजवाड़ों को इकट्ठा किया। मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। अरे माँ बाप, તમે તો બધા રાજ પરિવારો છો, હું તો એક સામાન્ય પરિવારનું સંતાન છું, મારી કોઈ औकात નથી બાપા, તમે મારી औकात દેખાડવાની। साल 2022 एक बार फिर गुजरात विधानसभा चुनाव का मौका और कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री ने मोदी को औकात दिखा देने की बात क्या कही, मोदी ने उसे फिर से चुनावी
हथियार बना लिया। मोदी ने मधुसूदन मिस्त्री के इस बयान को कांग्रेस के अहंकार से जोड़ दिया था। पांचवा उदाहरण 2023 कर्नाटक विधानसभा चुनाव और इस बार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जहरीले सांप से प्रधानमंत्री मोदी की तुलना कर दी थी। ನೀವೇನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ನೆಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಲಗೇ ಬಿಡ್ತೀರಲ್ಲೇ। और इस बयान के बाद तमाम मुद्दे पीछे छूट गए थे और गाली का मुद्दा सबसे ज्यादा गर्म हो चुका था। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। ये गालियों की डिक्शनरी में टाइम खराब करने के बजाय अगर इतनी मेहनत उन्होंने गुड गवर्नेंस के लिए की होती तो आज कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा न होती, ऐसी दयनीय स्थिति नहीं आती। मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं। आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं। कम से कम एक पन्ने पे फिट तो आ रही है। अगर मेरे परिवार को जो गालियां दी हैं इन लोगों ने, हम लिस्ट बनाना शुरू करें तो हम किताब पे किताब छपवा लेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब जब चुनाव होगा तब तब गाली का जिक्र भी जरूर होगा। और 24 के लोकसभा चुनाव में सोलापुर में दिया राहुल गांधी का बयान सुर्खियों में। सेल्फ गोल जैसा ये बयान उस वक्त आया है जब बीजेपी दो तरफ से कांग्रेस को घेर रही है। मंगलसूत्र से लेकर सैम पित्रोदा तक के मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। अभी तो देश में कल दूसरे चरण की ही वोटिंग होने वाली है। 5 चरणों में चुनाव बाकी हैं और जैसे जैसे प्रचार का पारा चढ़ेगा वैसे वैसे नए मुद्दे चुनाव पर असर डालेंगे। फिलहाल सम्मान और अपमान के बीच मामला आकर फंस गया है। कल आपके इलाके में अगर वोटिंग है तो वोट जरूर दीजिएगा। तो भारत की बात में आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।